नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु विष्णुगुप्त और उनका और भी नाम था चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तथा इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र बनाई। इसने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया एवं भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया और बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उसे मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, सैंड्रोकोट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स ने। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी और ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है, जबकि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उन्हें चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि सैंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला जो कि मैसूर कर्नाटक में है चला गया और जहां 298 ईसा पूर्व में उपवास पद्धति द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना या संथारा कहा जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार जो कि 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक सम्राट बना और यूनानियों ने इसे अमित्र केटस यानी कि अमित्र घात या फिर शत्रु विनाशक कहा है। अगला प्रश्न आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुकुश पर्वत तक। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान जो कि फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक विस्तृत था। विंसेंट के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की प्राकृतिक सीमा थी और पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार जो है प्रमाणित भी होता है। तो आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था, तो उत्तर पश्चिम में जो है हिंदुकुश पर्वत तक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने पराजित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सिकंदर के सर्वाधिक योग्य सेनापति सेल्यूकस ने उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने के लिए 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। कब आक्रमण किया था, तो 305 ईसा पूर्व में। परंतु मौर्य शासक चंद्रगुप्त से सेल्यूकस को पराजित होना पड़ा। उसने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया तथा दहेज में हेरात, कंधार, मकरान व काबुल प्रांत प्राप्त किया। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को जाता है और शहबाज घड़ी और मानसेहरा के बृहद शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है, जबकि ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो ब्राह्मी लिपि यदि पूछा जाएगा तो वह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और खरोष्ठी लिपि जो है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजा और चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था 305 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया।
मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, जबकि पाटलिपुत्र को समानांतर चतुर्भुज कहकर पाली ब्रोथा के नाम से संबोधित किया तथा नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा है। तो मेगास्थनीज की रचना पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका इंडिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार जो कि शासन इसका था 298 से लेकर 278 ईसा पूर्व तक के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इन दोनों विद्रोहों का दमन करने के लिए बिंदुसार ने एक बार अशोक को तथा एक बार सुसीम को भेजा था। तारानाथ के अनुसार नेपाल के विद्रोह को भी अशोक द्वारा ही समाप्त किया गया था। वायु पुराण में अशोक को भद्रसार, जबकि जैन ग्रंथों में उसे राजवलिकथे या सिंहसेन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है वो आपका, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक ने। सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में अशोक स्तंभ के नाम से यह विश्वविख्यात है और इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं और अशोक पहला भारतीय शासक हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, मास्की का लघु शिलालेख में। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा और नेटूर तथा उदयगोलम अभिलेखों में मिलता है। अशोक का आधिकारिक नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी था और जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य नाम उल्लिखित है और अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शिलालेख, उसके बाद स्तंभ लेख एवं जो है गुहालेख। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख जो कि कलिंग विजय सबसे बड़ा शिलालेख है, जबकि रुमिंदेई सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने 1837 ईस्वी में जो है सफलता पाई थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी मंत्री को समाहर्ता कहा जाता था और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष तथा प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, जबकि व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। और मौर्य काल में कर चोरी हेतु दंड स्वरूप मृत्युदंड का प्रावधान था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाग एवं बलि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व का स्रोत। प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का मालिक राजा हुआ करता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इसी कर को भाग कहते हैं और इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में भाग जो कि भू राजस्व की राशि 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी तथा बलि को माफ़ कर दिया। और अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य उपकर से है, जो राजा उपज के अतिरिक्त भाग को प्रजा से लेता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ में। भाब्रू जो कि बैराट नामक स्थान पर है, राजस्थान में। स्तंभ लेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है और भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध धीराज कहा है और अशोक ने भाब्रू अभिलेख में बुद्ध धम्म तथा संघ के प्रति आस्था भी व्यक्त की है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, रज्जुक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य शासन में अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। अशोक के तीसरे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है और रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, यानी कि डीएम जैसी, और जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा कि रज्जुक कौन थे? तो मौर्य शासन में अधिकारी। अगला प्रश्न आपका कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और जो है 13वां शिलालेख। अशोक के द्वितीय शिलालेख में समाज कल्याण, मनुष्य, पशु चिकित्सा व 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के वर्णन के साथ ही दोनों शिलालेखों से पड़ोसी राज्यों की भी जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें संगम राज्यों चोल, पांड्य, सतीयपुत्र एवं केरलपुत्र प्रमुख हैं। और 9वां शिलालेख जो है वो धम्म समारोह की चर्चा तथा 11वां शिलालेख जो है धम्म नीति की व्याख्या से संबंधित है आपका। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो कौन सा है, तो दूसरा और 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न है आपका कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजनीतिक जीवन से। बहुत लोग जो है आर्थिक जीवन टिक करके चले आएंगे, जो है कि गलत हो जाएगा ये। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है राजनीति शास्त्र का एक ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट, राजा की कर्तव्य विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का राजत्व सिद्धांत जो है यूरोपीय दार्शनिक मैकियावेली के राजत्व सिद्धांत से अधिकांश रूप में समानता रखता है और इस आधार पर उसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, 150 प्रकरण तथा 600 जो है वह श्लोक हैं। तो यहाँ जो आपसे पूछा गया कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो राजनीतिक जीवन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व में। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग जो कि वर्तमान उड़ीसा में है पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार से अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपगुप्त ने। अशोक को बौद्ध भिक्षु विद्वान उपगुप्त ने जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और इन्हें अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करके धर्म तथा या फिर जो है धम्म नीति को अंगीकार किया या स्वीकार किया और तथा बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था तो वह कौन था, तो उपगुप्त। अगला प्रश्न है आपका सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कारुवाकी। सम्राट अशोक अपनी रानी कारुवाकी जो कि चरवाकी भी कहा जाती हैं से अत्यधिक प्रभावित था। यह अशोक की दूसरी पत्नी तथा राजकुमार तीवर की माता थी। यह एक मछुआरे की पुत्री थी। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न आपका अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धम्म महामात्रों को भेजकर। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और जिनका मुख्य कार्य जनता में धम्म का प्रचार करना तथा कल्याणकारी कार्य करना आदि था। और अशोक ने नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक का धम्म जो है राहुलो वादसुर से प्रेरित है। तो प्रश्न जो है यदि पूछा जाएगा अशोक का धम्मवाद किससे प्रेरित है, तो वह राहुलो वादसुर से प्रेरित है। तो ये था जो है आपका मौर्य साम्राज्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी एग्जाम परीक्षा जो है बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।